हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों मैं 10-10 क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, लगातार लेकर के आ रहा हूँ और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, इसलिए आपको थंबनेल छोटू के नाम से मिलेगा। ये छोटू 3 आपका है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना लेट किए हुए। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, UPSI हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम जहाँ पर इतिहास पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक शक्तिशाली जो प्रतिद्वंदी था वो था प्रतिहार वंश। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रतिहार वंश के बारे में। तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था हरिश्चंद्र। इस वंश के जो संस्थापक था उसका नाम था हरिश्चंद्र और इसने 6वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। परंतु अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात करी जाती है तो वो है नागभट्ट। इस वंश के वास्तविक जो संस्थापक उसका नाम है नागभट्ट। तो इस प्रकार से प्रतिहार वंश राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। अब यहाँ पर हमने बात करी है प्रतिहार वंश की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन राष्ट्रकूटों की, तो यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। तो राष्ट्रकूट कौन थी? तो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के, कहाँ के? दक्षिण भारत के, मध्य भारत के और जो उत्तरी भारत है इसके मध्य भाग में, यानी जो पूरा भाग था, एक बड़ा भाग था, इस पर ये राज्य करने वाले राजवंश थे। और दक्षिण भारत में गुजरात में मिले 75 शिलालेख में से जो 8 शिलालेख हैं, कितने शिलालेख? 75 शिलालेख मिले हैं, उनमें से 8 शिलालेख इनके वंश के बारे में प्रकाश डालते हैं, यानी राष्ट्रकूटों के विषय में प्रकाश डालते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट है उनके सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी हैं, तो वह हैं प्रतिहार वंश। चलिए आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। तो जो राष्ट्रकूट थे उनकी राजधानी थी मान्यखेत। कहाँ पर थी? मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया, शैलेंद्र शासकों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किया और साथ ही गंगाईकोंडचोलपुरम नामक शहर की स्थापना की। तो कौन सा शासक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। यानी राजेंद्र प्रथम इस वंश का ऐसा शासक था जिसने गंगाईकोंडचोलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी। अब किस वंश की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं चोल शासक की, यानी चोल वंश की बात कर रहे हैं। तो चोल राज पोन्नार एवं कावेरी जो नदियां हैं उसके बीच के जो पूर्वी तट पर अवस्थित है। कहाँ पर? कावेरी और जो पोन्नार, कावेरी और पोन्नार जो नदियां हैं उनके बीच में पूर्वी तट पर इसकी स्थापना थी चोल वंश की। और इस वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। तो इस तरीके से हमने समझा कि चोल वंश का जो शासक था राजेंद्र प्रथम, उसने गंगाईकोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इसके अलावा अगर राजेंद्र प्रथम के विषय में और बात करते हैं तो 1014 से लेकर के 44 तक इसका शासनकाल रहा था। और इसने जो कलिंग और बंगाल पर जब इसने विजय प्राप्त कर ली थी, कहाँ पर? कलिंग और बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद इसने गंगाईकोंडचोल नामक उपाधि धारण की थी। गंगाईकोंडचोल की उपाधि धारण करी थी और विजय की स्मृति में कावेरी जो नदी है उसके तट पर गंगाईकोंडचोलपुरम, कहाँ पर? ये जो गंगाईकोंडचोलपुरम कहाँ पर है? ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा इसने सिंचाई के लिए इसने चोल गंगम जो एक तालाब की भी स्थापना कराई थी राजेंद्र प्रथम ने। तो आई होप आपको ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी और ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में इन प्रश्नों से घुमा फिरा के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किस साम्राज्य के अवशेष पर की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह है पल्लव वंश। कौन है?
पल्लव वंश, यानी चोल शासक के जो चोल साम्राज्य है इसकी स्थापना विजय ने की थी। और इस किस के अवशेष पर की थी? तो जो पल्लव वंश है उसके अवशेष पर इसकी स्थापना की थी। अब बात अगर हम कर लेते हैं पल्लव वंश के विषय में, तो पल्लव वंश इस वंश की जो प्रथम जानकारी है या जो पहली जानकारी है वो जो हरिशेण थे, हरिशेण का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वहाँ पर इस वंश की जानकारी मिलती है, यानी पल्लव वंश की जानकारी, प्रथम जानकारी वहाँ से मिलती है। और इसकी एक जानकारी और है जो कि ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, भारत पर जब आया था तो इसकी यात्रा विवरण में भी इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और जो पहले ये जो पल्लव थे, ये पल्लव पहले सातवाहन वंश के सामंत थे, सामंत जो कि जमींदारी वगैरह करते थे और कर वगैरह लेते थे, तो सामंत थे। और पल्लव वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम था अपराजित, यानी पल्लव वंश के अंतिम शासक का नाम था अपराजित। तो इस तरह से हमने पल्लव वंश के विषय में कुछ जानकारियां देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा था जो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित था? तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हर्षवर्धन, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका धर्मपाल, नेक्स्ट दिया हुआ है अमोघवर्ष। तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो निर्वाचित हुआ था, तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गुजरात के चालुक्य शासक बोले या गुजरात के इन चालुक्यों को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो गुजरात के सोलंकी या गुजरात के चालुक्य साम्राज्य, तो इस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस साम्राज्य की स्थापना की थी मूलराज ने। किसने की थी? ऑप्शन ए मूलराज ने गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस चालुक्य वंश के बारे में। तो इस वंश की स्थापना मैंने आपको बताया मूलराज ने की थी और इसने अपनी जो राजधानी थी वो बनाई थी गुजरात के अनहिलवाड़ा में इसने इस राजधानी को, यानी इस राज्य की राजधानी को अनहिलवाड़ा को राजधानी बनाया था मूलराज ने, जिसने कि चालुक्य वंश की या सोलंकी वंश की स्थापना की थी। और मूलराज जो प्रथम शैव अनुयायी था, ये शैव अनुयायी था। और अगर इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो था भीम द्वितीय। भीम प्रथम के बाद भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था और इस भीम द्वितीय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही वंश का संस्थापक था? तो अगर बात करते हैं हिंदू शाही वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इस वंश का जो संस्थापक था वो था कल्लर। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, यह है कल्लर। तो कल्लर हिंदू शाही वंश का संस्थापक था। हिंदू शाही वंश अगर इसकी बात करते हैं तो जो शाही वंश था, शाही वंश का एक राजा था जिसका नाम था लगर्तुमान, लगर्तुमान। और इसे अपदस्थ करके यानी इसको हटा करके कल्लर ने हिंदू शाही, इसके सामने शाही वंश के बाद हिंदू लगा देंगे वो पहले, तो हो जाएगा हिंदू शाही वंश। तो हिंदू शाही वंश की स्थापना कर दी थी आपके कल्लर ने, जो कि शाही वंश का एक राजा लगर्तुमान था, 9वीं सदी में था ये। इसे हटा करके या इसे अपदस्थ करके कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना कर दी थी। अगर बात करते हैं इसके कुछ और शासक की तो आप जानते हैं, यानी हिंदू शाही वंश के कुछ ऐसे राजा थे जैसे कि जयपाल। यहाँ पर बात करते हैं जयपाल की। ये वो शासक था जो गौरी से पराजित होकर के अग्निकुंड में कूद गया तो और आत्महत्या कर ली थी। तो हो जाएंगे जयपाल। जयपाल के बाद अगर हम बात देखते हैं तो वह हैं आनंदपाल, त्रिलोचनपाल के बाद अगर हम देखते हैं तो आपके भीमपाल। और इन लोगों ने क्या किया था? भीमपाल, त्रिलोचनपाल, आनंदपाल, इन लोगों ने तकरीबन 50 वर्षों तक गजनवी जो थे उससे संघर्ष किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा जो कल्लर था वो हिंदू शाही वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गहड़वाल वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक था। तो जो गहड़वाल वंश है इस वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक था वो था जयचंद। जैसा कि आप जानते हैं कि जयचंद के बारे में तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे। जयचंद की अक्सर बात होती है कि इसने इसके कारण ही जो भारत में इन लोगों ने यानी गौरी ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी और बात करते हैं तो जो
ये जो आपका जयचंद था, तो गहड़वाल वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा था या सर्वप्रसिद्ध शासक था। और कन्नौज में, कहाँ पर, कन्नौज में 1080 से लेकर के 85 के मध्य के बीच जो है एक जो शासक थे जिनका नाम था मध्य चंद्रदेव। क्या नाम था इनका? मध्य चंद्रदेव। इन्होंने क्या किया था? इस गहड़वाल वंश की स्थापना की थी और इसमें कई शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन अगर इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कहें तो वो था जयचंद, और जिसका कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध आप बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जिसमें 1194 में इस युद्ध के अंतर्गत मोहम्मद गौरी ने इस जयचंद की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पल्लव काल में बलयम कुट्टय क्या था? तो ये एक प्रकार का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा के मंत्रियों एवं सलाहकारों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ण से की जाती थी? तो राजा के मंत्री और जो सलाहकार ये हुआ करते थे, ये मुख्य रूप से ब्राह्मण हुआ करते थे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन 10 क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल से बताया, जैसे 10 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन मैंने 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक आपको इस 10 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इतने प्रश्न की जानकारी जो इसके साथ जोड़ करके मैं कुछ बातें बताता हूँ, तो 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप तकरीबन 25 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही है और ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ, ऐसे ही चलाता रहूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों संग शेयर करिएगा, जिससे मैं और भी मोटिवेट होता रहूं और इससे भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आता रहूं। ये सभी वीडियोस एकदम फ्री है, तो आप लोग का साथ चाहिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, यानी छोटू पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।